नमस्कार दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गईं, जब कांग्रेस की तरफ से खुले तौर पर यह संकेत दिया गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को विपक्षी एकजुटता का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद साफ हो गया कि बीएसपी को अब हाशिए की पार्टी मानने की भूल कोई नहीं करना चाहता। मायावती भले ही सार्वजनिक रूप से बार बार यह कहती रही हों कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन कांग्रेस की यह पहल बताती है कि जमीनी हकीकत में बीएसपी का दलित वोट बैंक आज भी निर्णायक माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर मायावती की रणनीति बेहद शांत लेकिन गहरी दिखाई दी। उन्होंने न तो तुरंत गठबंधन को लेकर हामी भरी और न ही सिरे से इनकार किया, बल्कि यह साफ कर दिया कि बीएसपी का फैसला दलित पिछड़े समाज के सम्मान और राजनीतिक भविष्य को देखकर ही लिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मायावती जानती हैं कि 2027 से पहले अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो बीएसपी को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, और यही वजह है कि उनकी चुप्पी भी एक सियासी संदेश बनकर सामने आई। दूसरी बड़ी खबर, 12 जनवरी के आसपास मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया, खासकर मेरठ में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की घटना के बाद। इस मामले को लेकर मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सिर्फ कागजों में रह गई है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि अगर सरकार समय रहते सख्त कदम नहीं उठाती तो ऐसे अपराधों का सिलसिला और बढ़ेगा। मायावती का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि आने वाले समय में बीएसपी की राजनीतिक लाइन को भी दिखाता है, जिसमें कानून व्यवस्था और दलित सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय मिले। बीएसपी समर्थकों के बीच यह बयान तेजी से वायरल हुआ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे साफ है कि मायावती इस मुद्दे को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रखना चाहती। तीसरी बड़ी खबर, इसी समय मायावती ने एक और बड़ा बयान देते हुए राज्य सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, जबकि जमीन पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत जस की तस बनी हुई है। मायावती ने यह भी कहा कि संविधान सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके इस बयान को सीधे सीधे योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल के तौर पर देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अब अपनी पुरानी रणनीति पर लौटती दिख रही हैं, जहां वह आक्रामक भाषणों के बजाय संविधान, कानून और सामाजिक न्याय की बात कर जनता को जोड़ने की कोशिश करती है। यह बयान उन वोटरों को भी संदेश देता है जो आक्रामक राजनीति से थक चुके हैं और स्थिर संवैधानिक शासन चाहते हैं। चौथी बड़ी खबर, 12 जनवरी के आसपास बीएसपी ने एक बेहद अहम संगठनात्मक कदम उठाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर अभियान तेज कर दिया। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की मदद करें जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं या जो अब तक मतदाता नहीं बन पाए हैं। मायावती के निर्देश पर यह अभियान खास तौर पर दलित, गरीब और शहरी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूर वर्ग पर केंद्रित है। बीएसपी का मानना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका नाम जानबूझकर या लापरवाही में वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, और अगर उन्हें जोड़ा गया तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। ये कदम बताता है कि मायावती सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी तैयारी में जुट चुकी हैं। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की तैयारी का शुरुआती संकेत मान रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट पर काम करना किसी भी पार्टी की सबसे मजबूत लेकिन सबसे कम दिखने वाली रणनीति होती है। पांचवीं बड़ी खबर, 12 जनवरी के समय ही मायावती से जुड़ा एक बड़ा कानूनी मामला भी चर्चा में रहा, जब बदायूं की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मायावती पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भेजा गया,
जिसकी सुनवाई की तारीख तय की गई। बीएसपी समर्थकों ने इसे मायावती के सम्मान से जुड़ा मामला बताया और कहा कि यह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। मायावती ने इस मामले में भी बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी संविधान से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद बीएसपी के भीतर यह संदेश गया कि पार्टी अब हर मोर्चे पर सक्रिय है, चाहे वह राजनीति हो, सड़क हो या अदालत। छठी बड़ी खबर 12 जनवरी के आसपास मायावती के संगठनात्मक रुख को लेकर बीएसपी के भीतर हलचल और तेज हो गई, जब पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने साफ निर्देश दिए कि पार्टी में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा और जो नेता या पदाधिकारी जनता से कटे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर किया जाएगा। इस अंदरूनी सख्ती का मकसद साफ है, 2027 से पहले बीएसपी को एक बार फिर कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में खड़ा करना। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन जनता के बीच दिखना चाहिए। दलित बस्तियों, गरीब मोहल्लों और ग्रामीण इलाकों में पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। ये खबर इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि बीएसपी जमीनी स्तर पर कमजोर हो गई है और अब मायावती उसी कमजोरी को दूर करने में जुटती नजर आ रही हैं। सातवीं बड़ी खबर इसी बीच 12 जनवरी के समय बीएसपी के सोशल मीडिया और डिजिटल विंग को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया। पार्टी ने महसूस किया कि मौजूदा दौर में सिर्फ रैलियों और प्रेस बयान से बात नहीं बनेगी, बल्कि युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत पकड़ जरूरी है। मायावती के निर्देश पर बीएसपी समर्थक कंटेंट को फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम पर ज्यादा आक्रामक तरीके से फैलाने की रणनीति बनाई गई। इसमें खास तौर पर दलित मुद्दों, संविधान, आरक्षण, महंगाई और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को प्रमुखता दी जा रही है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह रणनीति सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार के फैसलों का फैक्ट बेस्ड जवाब देने पर भी काम होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी इस डिजिटल गेम में सफल रही तो उसका सीधा असर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों पर पड़ेगा। आठवीं बड़ी खबर 12 जनवरी के आसपास मायावती ने आरक्षण और दलित अधिकारों को लेकर भी बेहद साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि निजीकरण और ठेका प्रथा के नाम पर दलितों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मायावती ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में खाली पदों को जानबूझकर भरा नहीं जा रहा ताकि आरक्षण के लाभ को सीमित किया जा सके। यह बयान ऐसे समय आया जब देश भर में आरक्षण और सरकारी भर्तियों को लेकर बहस तेज है। बीएसपी नेताओं ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। मायावती का साफ कहना है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा। नौवीं बड़ी खबर इसी क्रम में 12 जनवरी के आसपास यह खबर भी चर्चा में रही कि मायावती ने कुछ पुराने सहयोगियों और नेताओं से दूरी बनानी शुरू कर दी है। पार्टी के अंदर यह संदेश साफ तौर पर दे दिया गया कि बीएसपी अब किसी भी ऐसे नेता को आगे नहीं बढ़ाएगी जिसकी छवि जनता में कमजोर या विवादित हो। इसका मकसद पार्टी की साफ सुथरी छवि को दोबारा मजबूत करना है। मायावती मानती हैं कि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी को नुकसान इसीलिए भी हुआ क्योंकि जनता के बीच यह धारणा बन गई थी कि पार्टी में जमीनी संघर्ष की कमी है। अब उसी कमी को दूर करने के लिए नए चेहरों को आगे लाया जा रहा है। यह रणनीति बीएसपी को एक बार फिर फ्रेश और एक्टिव पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश मानी जा रही है। 10वीं बड़ी खबर 12 जनवरी के समय मायावती की चुप्पी भी अपने आप में एक बड़ी खबर बनी रही। जब पूरे विपक्षी खेमे में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, मायावती ने खुद को सीधे टकराव से दूर रखा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह उनकी पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है, कम बोलो लेकिन सही वक्त पर बोलो। मायावती जानती हैं कि ज्यादा बयानबाजी अक्सर पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वह चुनिंदा मुद्दों पर ही अपनी बात रख रही हैं। यह चुप्पी दरअसल 2027 की बड़ी तैयारी का संकेत मानी जा रही है, जहां वह आखिरी समय में बड़ा दांव चल सकती है। 11 इसी दौरान
बीएसपी के आर्थिक और सामाजिक एजेंडे को लेकर भी चर्चाएं तेज हुईं। मायावती ने साफ किया कि पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि गरीबों के हक, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखेगी।